हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कंजंक्शंस क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इनकी टाइप्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पता की थी। आज हम कंजंक्शन से रिलेटेड रूल्स समझने वाले हैं और ये रूल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप हर एग्जाम में देख लीजिए किसी ना किसी रूल पर बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको दिख ही जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। Our first rule is use of specific conjunctions. यहाँ पे आपको चार conjunctions given है and, as well as, both and, not only but also. ये जो चार conjunctions है इनसे related ये rule है। Rule क्या कह रहा है? These conjunctions are used to connect nouns or pronouns. ये जो चार conjunctions है इनका use क्या है? Nouns या pronouns को connect करना। ठीक है? When adjectives are involved, ensure they are either both desirable or both undesirable. क्या कह रहा है कि अगर nouns pronouns को कनेक्ट करने के लिए ये conjunctions यूज होते ही, बट अगर adjectives कनेक्ट हो रहे हैं तो क्या इंश्योर करना है कि बोथ या तो डिजायरेबल हो या अनडिजायरेबल हो। मतलब कि दोनों एडजेक्टिव्स या तो पॉजिटिव हो, कोई अच्छी चीज बता रहे हो, या फिर अनडिजायरेबल यानी दोनों एडजेक्टिव्स जो है वो निगेटिव हो, कुछ मतलब बैड हैबिट्स को डिस्क्राइब कर रहे हो या कोई बैड क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हो, ऐसे हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही इज बोथ पोलाइट एंड हार्ड वर्किंग। वो क्या है? पोलाइट भी है और हार्ड वर्किंग भी है। अब यहाँ पे देखिए बोथ और एंड यूज हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे गिवन था। ओके, तो अब इनसे जो दो एडजेक्टिव्स कनेक्ट हो रहे हैं वो क्या है? पोलाइट और हार्ड वर्किंग। क्या ये दोनों ही डिजायरेबल एडजेक्टिव्स है? हाँ। पोलाइट यानी नम्र, जो बहुत ही अदब से बात करे, पोलाइट हो, किसी का बिहेवियर पोलाइट होता है, वो सामने वाले को रिस्पेक्ट देता है, रूड नहीं होता है ना। और हार्ड वर्किंग यानी जो बहुत मेहनती हो। दोनों ही डिजायरेबल क्वालिटीज है, दोनों ही डिजायरेबल एडजेक्टिव्स है और इनसे बोथ एंड कनेक्ट हो रहा है। शी इज नॉट ओनली रूड बट ऑल्सो डिसऑनेस्ट। यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज हुआ है। यहाँ पे गिवन था हमारे रूल में। जी हाँ, इनसे दो क्वालिटीज कनेक्ट हो रही, एक रूड और एक डिसऑनेस्ट। ये दोनों ही एडजेक्टिव्स जो है वो अनडिजायरेबल है, मतलब कि निगेटिव है। रूड यानी बदतमीज, डिसऑनेस्ट यानी बेईमान। वो ना केवल रूड है बल्कि डिसऑनेस्ट भी है। दोनों अनडिजायरेबल निगेटिव एडजेक्टिव्स है और इनसे नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्ट हो रहे हैं। तो समझ आ गया आपको? या तो दोनों पॉजिटिव एडजेक्टिव्स ले लो आप या दोनों निगेटिव ले लो। इस टाइप से ही ये चार कंजंक्शंस यूज हो गए। ओके, फर्स्ट रूल इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है, देख लीजिए। एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, बट, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, इन कंजंक्शन से रिलेटेड ये रूल है। ओके, रूल कह रहा है कि when two subjects are connected by these, the verb agrees with the first subject. जब दो सब्जेक्ट इन कंजंक्शन से कनेक्टेड हो तो जो वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। ये हमने कंसेप्ट वाले वीडियो में भी ये रूल पढ़ा था। आज फिर से इसे डिटेल में पढ़ रहे हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो नए हैं उन्हें समझ भी आ जाएगा। देखिए, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। यहाँ पे जो टू सब्जेक्ट्स है हमारे, एक है राम, ओके, एक है हिज फ्रेंड्स, ठीक है। प्लानिंग द ट्रिप, ये क्या कर रहे हैं? ट्रिप को प्लान कर रहे हैं। अब ये जो दो सब्जेक्ट्स है वो एज वेल एज से कनेक्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होगी। राम कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो हमारी सिंगुलर इज यूज हो रही है। फ्रेंड्स प्लूरल है बट आर नहीं यूज हो रहा। क्यों? क्योंकि एज वेल एज यूज हुआ है और जब भी एज वेल एज से यूज कनेक्ट हो रहे हो तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होगी यूज। क्लियर है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स हैज अराइव्ड। टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ आए। यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट टीचर है, सेकंड सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है, ये सिंगुलर है, जी हाँ, ये प्लूरल है, जी हाँ, बट कनेक्ट किससे हो रहे हैं? अलोंग विद से। तो यहाँ पे जो वर्ब है हमारी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगी, यानी टीचर के अकॉर्डिंग सिंगुलर यूज हो रही है, हैज अराइव्ड आ रहा है।
अगर टीचर्स होता तो यहाँ पे हैव आता। क्लियर हो रही है चीजें? जब भी ये सारे आपको कंजंक्शंस दिख जाए, हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट पे फोकस कर दीजिए और वर्ब लगा दीजिए। या आपके फिल इन द ब्लैंक में भी हो सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर एरर्स डिटेक्शन के क्वेश्चंस में आपको ऐसे क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। तो ये याद रख लीजिए, रूल एकदम से लर्न कर लीजिए इन्हें, ठीक है। नेक्स्ट रूल इज प्लेसमेंट ऑफ कंजंक्शंस। भाई कंजंक्शंस को कहाँ पे प्लेस करना है, कहाँ पे रखना है हमें, उसके बारे में ये रूल है। रूल कह रहा है कंजंक्शंस मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द करेक्ट वर्ड्स टू एंश्योर पैरेलल स्ट्रक्चर। हमें कंजंक्शंस को हमेशा करेक्ट वर्ड्स के पहले यूज करना है ताकि पैरेलल स्ट्रक्चर मेंटेन हो। ये कैसे भाई? तो देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, नॉट ओनली ही एंजॉयज रीडिंग बट ऑल्सो पेंटिंग। नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज हो रहा है, कंजंक्शन है, ठीक है। क्या कनेक्ट हो रहा है इनसे? एक पार्ट कह रहा है ही एंजॉयज रीडिंग, वो रीडिंग को एंजॉय करता है, और पेंटिंग, पेंटिंग की बात हो रही है। कोई सेंस बन रहा है यहाँ पे? पेंटिंग और ही एंजॉयज रीडिंग, ये गलत तरीके से यहाँ पे चीजों को डिवाइड कर रहा है, गलत जगह पे ये जो हमारे कंजंक्शंस है ये गलत जगह पे प्लेस हुए हैं। हमें क्या कहना था कि वो केवल रीडिंग ही नहीं बल्कि पेंटिंग भी एंजॉय करता है। रीडिंग और पेंटिंग ये दो चीजों के बारे में बात हो रही है, तो इन दोनों के पहले नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज होगा। करेक्ट प्लेसमेंट करनी है हमें, पैरेलल स्ट्रक्चर मेंटेन करना है। रीडिंग पेंटिंग इनके पहले नॉट ओनली बट ऑल्सो। आपको रूल्स पता होना जरूरी है, बट रूल्स लगाने की वजह से सेंटेंस पर क्या फर्क पड़ रहा है, सेंटेंस का मीनिंग क्या है, कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी आप उन रूल्स को सही से अप्लाई कर पाओगे। कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस? सेंटेंस कह रहा है कि वो रीडिंग और पेंटिंग दोनों चीजें एंजॉय करता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा के हम सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस तरह से होगा कि वो ना केवल रीडिंग बट ऑल्सो पेंटिंग, मतलब साथ ही पेंटिंग भी एंजॉय करता है। तो रीडिंग और पेंटिंग की बात हो रही है, तो इन दोनों चीजों के पहले हम नॉट ओनली बट ऑल्सो करेंगे, ताकि ये जो एंजॉय, ये जो है बता रहा है कि वो एंजॉय करता है, ये जो वर्ब है ये इन दोनों पे अप्लीकेबल हो। रीडिंग भी एंजॉय करता है और पेंटिंग भी। समझ आ रही है चीजें? तो करेक्ट प्लेसमेंट जरूरी है कंजंक्शंस की, ठीक है। सेंटेंस को पढ़िए, समझिए क्या कहना चाह रहा है, और फिर वहां पे बराबर तरीके से पुट कीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल इज फिक्स कंजंक्शंस पेयर्स। यहाँ पे कुछ फिक्स पेयर्स आपको दिए। दो के साथ हमेशा येट यूज होगा, एदर के साथ हमेशा और यूज होगा, नेदर के साथ नॉर, नो सूनर के साथ दैन, हार्डली के साथ वेन। ये पेयर्स फिक्स्ड है, इनमें कभी भी इन पेयर्स के साथ छेड़छाड़ मत करना वरना मार्क्स गवाओगे, है ना। तो हमेशा ये याद रख लीजिए, इन चीजों के साथ यही आएगी। अब देखिए, तो ही स्टडीड हार्ड बट ही फेल्ड द एग्जाम। चूंकि उसने बहुत ज्यादा हार्ड स्टडी की फिर भी वो एग्जाम में फेल हो गया। कहने का तो बहुत सही लग रहा है बट का यूज, बट नहीं, यहाँ पे पेयर जो है वो दो की येट के साथ बनी हुई है, हम इस तोड़ नहीं सकते। तो जब भी दो दिखे यहाँ पे येट ही यूज होगा। ये फिक्स है, कहने में सही लग रहा होगा बट ये एक्चुअल में गलत है, क्योंकि रूल हमारा कह रहा है ना, रूल कह रहा है दो के साथ येट यूज होगा। तो ये लर्न कर लीजिए आप, पेयर्स ये फिक्स रहेंगे हमेशा, इनके साथ हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, और ये यूज होगा ही, आप इन्हें साथ में यूज करोगे ही, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज, मतलब सिर्फ हार्डली दे दिया है और वेन दिया ही नहीं है तो वो गलत हो सकता है। हार्डली आ रहा है तो वेन आएगा ही, ओके। नेदर आएगा तो नॉर आएगा ही, अगर आप सामने कोई और सेंटेंस ऐड कर रहे हो तो, ठीक है। अगर आप सिंपली कह रहे हो नेदर ऑफ दिस टू स्टूडेंट्स अपीयर इन द एग्जाम, आपको कि नॉर आया ही नहीं, तो केवल ये अकेले यूज हो सकते हैं, बट अगर आगे भी कोई सेंटेंस आ रहा है तो उसके साथ ये वाली साइड की पेयर भी यूज होना जरूरी है। आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हो, इनकी जगह कोई और वर्ड नहीं यूज कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। यहाँ पे ये रूल एकदम क्लियर है आप सभी को, ठीक है। बस इतना याद रख लीजिए, ये इनके साथ यही यूज होगा, कोई और चीज नहीं यूज हो सकती, ठीक है ना।
नेक्स्ट रूल इज सो डैट एंड टू टू। अब ये वाला टू में कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। इनकी पेयर है, ये दोनों साथ में भी हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए, शी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट वॉक। वो इतनी ज्यादा थकी थी कि वो चल नहीं पाई। सो डैट, इनकी जगह हम टू भी यूज कर सकते हैं। शी इज टू टायर्ड टू वॉक, शी इज टू टायर्ड टू वॉक, ऐसे भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। द बॉक्स इज टू हेवी फॉर मी टू लिफ्ट, टू आ गया, ठीक है। तो सो के साथ दैट यूज होगा, टू के साथ टू यूज होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। अब एक क्या चीज है ना, पैसिव वॉइस का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अब यहाँ पे क्या चीज है ना, ये आप समझिए, बड़ी मजेदार लगेगी आपको। दिस प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व बाय एनीवन। ये प्रॉब्लम इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि वो किसी से सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ये सेंटेंस हम ऐसे लिख दें, दिस प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि ये सॉल्व नहीं कर सकती। क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है या प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है? प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्व होती है, प्रॉब्लम सॉल्व करती नहीं है। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे हम पासिव वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस पासिव वॉइस हम जब पढ़ेंगे तब ये रूल हम फिर से रिवाइज करेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ कि हम जब सेंटेंस का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट समझिए, वही बात यहाँ पे भी आ गई। हमको क्या कहना है कि प्रॉब्लम इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि वो सॉल्व हो नहीं सकती, ऐसा कहना है हमें। तो यहाँ पे पासिव वॉइस का यूज करना है, इसलिए टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। हम ये नहीं कहना चाहते कि प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं सकती, प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं सकती, उस पर एक्शन हो रही है, प्रॉब्लम पर एक्शन हो रही है, प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हमें सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझ के भी टू का सही से एप्लीकेशन यूज करना है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट रूल इज अबाउट एदर और एंड नेदर नॉर। एदर और नेदर नॉर में क्या होता है, वर्ब जो है वो हमारी जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है, यानी जो लास्ट में जो सब्जेक्ट दिखे, वर्ब से सबसे पास जो सब्जेक्ट होती है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है। अब यहाँ पे देखिए, एदर और है, एदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेकोरेशन। या तो टीचर या फिर स्टूडेंट्स इस डेकोरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एक सब्जेक्ट हो गया हमारा टीचर, एक सब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट्स। टीचर सिंगुलर है, जी हाँ। स्टूडेंट्स प्लूरल है, जी हाँ। अब एदर और यूज हो जाने की वजह से वर्ब के पास में जो सब्जेक्ट है, सबसे पास में जो सटक के सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी आर यूज हुई है। अगर यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट होता तो यहाँ पे इज यूज होता। समझ आ रही है बात। तो हमने एक रूल ये पढ़ा था कि इन सारे के केस में फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वर्ब यूज होती है। अब नेक्स्ट रूल ये है कि इन सब में वर्ब के सबसे क्लोजेस्ट, सबसे पास में जो सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। तो ये कंजंक्शंस जो है इस रूल में और उस रूल में, वो आपको अच्छे से याद कर लेना और कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, क्लियर है। अगेन एक एग्जांपल देख लेते हैं, नेदर शी नॉर हर फ्रेंड्स आर कमिंग। ना ही वो ना ही उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं, नेदर नॉर यूज हो गया, जी हाँ। अब हमें देखना है कि वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है। ये तो सिंगुलर है बट इससे हमें मतलब नहीं है। पास वाला कौन सा है, फ्रेंड्स, जो कि प्लूरल है, इसलिए आर यूज हो गया। अगर इसे फ्रेंड्स होता तो ईज आता। समझ आ रही है चीजें, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेदर ऑफ और एदर ऑफ। अब ये क्या कह रहा है, नेदर और एदर का यूज हम कब करते हैं, जब हम टू पीपल, टू आइटम्स, दो की जब बात हो रही होती है ना, तब हम एदर ऑफ, एदर और नेदर का यूज करते हैं। चाहे वो नेदर नॉर हो, एदर और हो, नेदर ऑफ हो, एदर ऑफ हो, कुछ भी। बट हम जब दो से ज्यादा की बात कर रहे हो तब नन ऑफ का यूज होता है।
और जब बहुत बड़े ग्रुप में से किसी एक की बात हो रही है तो वन ऑफ। जैसे देखिए, नेदर ऑफ द टू बुक्स इज इंटरेस्टिंग। दो बुक्स की बात हो रही है, जी हाँ, दो बुक्स के लिए नेदर यूज हो गया, नेदर ऑफ। ठीक है। नन ऑफ द फोर कार्स वेयर अवेलेबल फॉर सेल। चार कार्स की बात हो रही है, जी हाँ, नन ऑफ द यूज हो गया। ओके। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास हैज सॉल्व द प्रॉब्लम। बहुत सारे स्टूडेंट्स है क्लास में, उसमें से एक की बात हो रही है तो वन ऑफ द यूज हो गया। ठीक है। दो की बात हो तो नेदर एदर, दो से ज्यादा की बात हो तो नन ऑफ वन ऑफ। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। एज सुन एज, ये वाला जो रूल है बहुत ही शानदार रूल है। मतलब ये वाला जो रूल है ना, आपको पेड बैच में भी समझने के लिए काफी ज्यादा, कोई अगर समझाने वाला हो तो ही वो इस रूल को इंक्लूड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, क्योंकि ये रूल काफी दिमाग लगाने वाला है। कंडीशनल सेंटेंसेस का ये रूल है। ये रूल क्या कह रहा है, जब कोई हम फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहे हो तो जो फर्स्ट क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगा और सेकंड जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज होगा। अब एज सून एज का मतलब क्या होता है, जैसे ही। अब देखिए, एक सेंटेंस लीजिए, एज सून एज द बेल विल रिंग द स्टूडेंट्स विल लीव। जैसे ही बेल बजेगी स्टूडेंट्स चले जाएंगे, है ना। जैसे ये सेशन ओवर होगा आप सब प्रैक्टिस करने के लिए इन रूल्स की चले जाओगे, ताकि जो नेक्स्ट सेशन होगा एमसीक्यूज में आप अच्छा स्कोर ला पाओ, सारे आप सॉल्व कर पाओ, है ना। अब यहाँ पे एज सून एज का यूज हो गया। ये हमारा फर्स्ट क्लॉज है, ये हमारा सेकंड क्लॉज है। अब ये फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस है। क्यों? एक कंडीशन बताई जा रही है कि जैसे ही बेल बजेंगे स्टूडेंट्स जाएंगे। कंडीशन स्टूडेंट्स जाएंगे, ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, बट कंडीशन क्या है, बेल बजने की कंडीशन है। जैसे ही बेल बजेंगी ना वैसे स्टूडेंट्स जाएंगे। ओके, कंडीशनल सेंटेंस होगा। अगर बेल बजेंगी तो ही स्टूडेंट जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। कहने का मतलब ये है कंडीशनल सेंटेंस का कि कोई चीज होगी, कोई एक्शन होगी तो ही वो दूसरी एक्शन होगी, वरना नहीं होगी। इन टाइप के सेंटेंस को बोलते हैं हम फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंसेस। फिक्स नहीं है कि स्टूडेंट जाएंगे ही, बेल बजते ही जाएंगे। बेल बजने वाली कंडीशन आप पुट कर दी। अब फर्स्ट क्लॉज जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ऐसे जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ना, इसमें जो फर्स्ट क्लॉज है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। यहाँ हमारा फर्स्ट क्लॉज जो है द बेल विल रिंग, ये सिंपल फ्यूचर में हो गया, विल यूज हो गया, ये गलत है। यहाँ पे विल नहीं हो यूज होगा। एज सुन एज द बेल रिंग्स, बेल क्या है हमारा सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे एस लग जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, रिंग्स यूज होगा, है ना। As soon as the bell rings, the student will leave. अब जो हमारा सेकंड क्लॉज है वो सिंपल फ्यूचर में ही यूज होगा, यहाँ लिखा है सिंपल फ्यूचर। तो ये देखिए करेक्ट सेंटेंस कैसा बन रहा है हमारा, as soon as the bell rings, the student will leave. तो याद रखिए फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस में फर्स्ट क्लॉज जो है वो सिंपल प्रेजेंट में आएगा, सेकंड क्लॉज हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में आएगा। ओके, ये सिंपल प्रेजेंट, ये सिंपल फ्यूचर। एज सुन एज का यहाँ पे यूज हो रहा है, ये हमारा कंजंक्शन है। ओके, ये रूल एकदम क्लियर कट आपके माइंड में बैठा है। आपको ऐसा सेंटेंस दिया होगा, ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी, और डी में आपको नो एरर दे देंगे, तो आप फटाक से मार्क कर देना कि बी पार्ट में एरर है, विल यहां से हटेगा। समझ आ रही है ना चीज? ओके, नेक्स्ट रूल इज अवॉइड रिडंडेंसी। अब हम इफ या व्हेन हो सेंटेंस में तो देन का यूज नहीं करते, बिकॉज सिंस एज यूज हो तो सो देयरफॉर का यूज नहीं करते। अब हम कहते वक्त कैसे कहते हैं, जब वो आएगा तब मैं जाऊंगी, जब तब। बट ये इंग्लिश में जो है ना ये ऐसा नहीं होता। When I see her, I will apologize. जब मैं उसे मिलूंगा तब मैं उसे माफी मांगूंगा। हम कह तो रहे तब मांगूंगा, बट यहाँ पे when के साथ then का यूज नहीं होता, बस when का यूज कर लिए काफी है। Since he was ill, he stayed home. वो बीमार था इसलिए वो घर पर ही रुक गया। Since यूज हो गया। अब वो था इसलिए के लिए हम सो यूज करना चाहो, आप बोलोगे कि इसलिए बोल रहे हैं हम, इसलिए सो आ जाएगा, नहीं, ये अकेला ही काफी है।
व्हेन इफ आ जाए तो देन यूज नहीं होगा, बिकॉज सिंस एज आ जाए तो सो या देयरफॉर यूज नहीं होगा। वो बीमार था इसलिए वो घर पे ही रुक गया, सिंस यहाँ पे यूज हो गया इसलिए काफी है, यहाँ पे व्हेन यूज हो गया काफी है। ओके, ये 5 हमने कंजंक्शंस देखे हैं जो अकेले काफी है। ओके, इनके साथ देन या सो देयरफॉर यूज करने पे वो रिडंडेंट हो जाते हैं, उनका कुछ यूज नहीं बचता है, वो एक्स्ट्रा के पार्ट हो जाते हैं, सेंटेंस मतलब गर्दी मचा देते हैं, उनकी नीड नहीं है वहां पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज नो सुनर हार्डली स्कार्सली। इनकी पेयर्स है, पेयर्स पढ़ लेते हैं। नो सुनर के साथ हमेशा देन आएगा, हार्डली स्कार्सली के साथ हमेशा व्हेन आएगा। एग्जामिनर क्या करेगा, नो सुनर के साथ आपको व्हेन लिख कर दे देगा, हार्डली स्कार्सली के साथ आपको देन लिख कर दे देगा, या फिर देन लिख कर दे देगा। ये भी कंफ्यूजन होता है, तो ये सब गलत है, बस ध्यान में बिठा लो, नो सुनर के साथ देन, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन। ओके, और इनका यूज जो है ना हमेशा पास्ट टेंस में होता है। ये एक मैं एक्स्ट्रा रूल आपको पढ़ा दे रही हूँ, रूल्स में रूल्स पढ़ रहे हैं आप देखिए। एक और रूल इसमें हिडन है, हम जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब आप समझोगे। इतना आपकी रिवीजन हो जाएंगे ना, ये रूल हम अलग से भी जब इन टॉपिक्स के रूल आएंगे तब भी पढ़ेंगे एडवर्ब्स में, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दे रही हूँ ताकि आपकी तब वहां पे जाके रिवीजन हो जाए। इतना जबरदस्त बैच चल रहा है हमारा। अब एग्जाम्पल देखिए, नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। मैं स्टेशन पहुंची ही थी कि ट्रेन चली गई, छूट गई है ना। तो नो सूनर यूज हो रहा है, इसके साथ देन यूज कर लिया हमने, बिल्कुल सही है। पास्ट टेंस में है, रीच्ड, लेफ्ट, मतलब ये एक्चुअली हैड रीच है, परफेक्ट टेंस का यहाँ पे यूज हुआ है, और ये V2 है, यानी सिंपल पास्ट का यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट। तो मैं स्टेशन जैसे ही पहुंची ट्रेन चली गई। ठीक है, मतलब मैं इधर से स्टेशन पर आई और ट्रेन जो है चली गई। मैं आ पहले गई थी, बट मेरे आने के आते ही ट्रेन छूटी, तो मैं पहले आई ना, मेरे पहुंचने की जो एक्शन है वो पहले हुई, और जैसे मैं वहां पहुंची मैं वहां देखी कि ट्रेन निकल रही है। ओके, इस टाइप से वो सेंटेंस का सेंस है। ये हमारे पास्ट टेंस में यूज हो रहे हैं। अब नेक्स्ट देख लीजिए, हार्डली डिड द मीटिंग स्टार्ट व्हेन अ डिस्टर्बेंस ऑक्यूर्ड। मीटिंग शुरू ही हुई थी कि कुछ मतलब डिस्टर्बेंस ऑक्यूर हो गया, तो कुछ गिर गया उससे आवाज हो गई, या फिर कुछ लोग मतलब झगड़ने ना, कुछ तो भी डिस्टर्ब उन्हें हो गया, जो मेंबर्स थे वो डिस्टर्ब हो गए। तो ये दोनों एक्शंस जो है वो साथ में हुई, जैसे मीटिंग स्टार्ट हुई डिस्टर्बेंस हो गया, इसलिए यहाँ पे दोनों ही सिंपल पास्ट में है, डिड स्टार्ट और ऑक्यूर्ड। ठीक है, हार्डली के साथ व्हेन यूज हुआ है, ध्यान दीजिएगा हमारे कंजंक्शन वाला रूल, और सेंटेंस पास्ट में है। ठीक है, ये दोनों रूल्स यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस में प्रॉपरली यूज हो रहे हैं। अब मैं आपको एक और रूल बताती हूँ। नो सुनर और हार्डली में ना इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन क्या है भाई, यहाँ पे देखिए हम लिखते कैसा सेंटेंस है, ये देखिए ये वाला सेंटेंस, आई हैड रीच्ड, ऐसे लिखते हैं हम। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का यूज करते हैं ना, यही हमारा स्ट्रक्चर होता है। द मीटिंग स्टार्टेड लिखते हैं हम, मीटिंग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, स्टार्टेड वर्ब हो गया, इस तरह का हमारा कभी स्ट्रक्चर होता है। बट यहाँ पे जो नो सुनर हार्डली यूज हो रहा है ना, तो यहाँ रूल ऑफ इन्वर्जन यूज हो रहा है। जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, वो हम पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं। हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ओके, फिर आई यूज हो रहा है, सब्जेक्ट। ओके, फिर रीच यूज हो रहा है, ये क्या है, वर्ब। इस तरीके का हमारा सेंटेंस बदल जाता है। यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, है ना, इस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर था। बट नो सुनर हार्डली इस टाइप से जब कंजंक्शंस यूज होते हैं ना, तब इन्वर्जन हो जाता है। हार्डली आई रीच, यहाँ पे भी क्या, डीड प्लस मीटिंग प्लस स्टार्ट, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, इस टाइप से इन्वर्जन हो गया। तो ये तो
कंजंक्शन के रूल में नहीं आता है, ये एक्चुअली एडवर्ब्स में आएगा, बट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ना आइडिया दे रही हूँ इस रूल के बारे में। तो इसका डिफरेंस क्या है, अगर हम एग्जैक्टली पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट मैं आपको आइडिया दे दे रही हूँ। यहाँ पे दो रूल जो है मेन थे कि नो सूनर के साथ देन आएगा, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन आएगा, सेंटेंस हमेशा पास्ट टेंस में यूज होगा, और एक एक्स्ट्रा का रूल बता दिया कि इन्वर्जन होता है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ी सी हेरा फेरी हो जाती है। ओके, आई थिंक इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, मैंने एकदम क्रिस्टल क्लियरली आपको ये बता दिया है। अगर नहीं समझ आ रहा है एक बार फिर से देखिएगा, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ओके, अदरवाइज हम ये फिर से पढ़ने ही वाले आगे। अब नेक्स्ट रूल इज हमारा लेस्ट के साथ हमेशा शुड यूज होता है, ये पेयर है फिक्स्ड। वॉक केयरफुली लेस्ट यू विल स्लिप, लेस्ट यूज हो रहा है, इसके साथ विल आ गया, अरे भाई गड़बड़ हो गई, लेस्ट के साथ शुड आएगा, यहाँ पे भी हम शुड कर देंगे। शॉल भी नहीं आएगा बरा, शॉल भी नहीं, सिर्फ शुड। वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो या फिर तुम गिर जाओगे, स्लिप हो जाओगे। रेगुलरली स्टडी करो, नहीं तो तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। लेस्ट के साथ हमेशा शुड यूज होता है। ओके, ये पेयर हमेशा याद रखिए। अब अनलेस अनटिल पे आ जाते हैं। अब आप कहोगे अनलेस और अनटिल का मीनिंग क्या होता है, जब तक, ठीक है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तुम सक्सेस नहीं हासिल कर पाओगे, सक्सीड नहीं हो पाओगे। Until the train gets the signal, it will not run, जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक वह चलेगी नहीं। अब आप बोलोगे यहाँ पे अनलेस क्यों यूज हो रहा है, यहाँ पे अनटिल क्यों यूज हो रहा है। तो अनटिल जो है हमारा वो टाइम के लिए यूज होता है, और अनलेस जो है वो कंडीशन के लिए यूज होता है। थोड़ा समझिएगा, बहुत ही नुआंस डिफरेंस है दोनों के बीच, एकदम बारीक सा डिफरेंस है, आपको फोकस से समझने की जरूरत है। यहाँ पे क्या कह रहा है, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी। यहाँ पे कंडीशन की बात हो रही है, क्या कंडीशन है, हार्ड वर्क करने की कंडीशन। ओके, इसलिए अनलेस यूज हुआ है। ओके, यहाँ पे क्या बात हो रही है, जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा वो चलेगी नहीं। जैसे यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, क्यों, क्योंकि जो टाइम, जिस टाइम पर सिग्नल मिलेगा ना ट्रेन को, उस टाइम की बात हो रही है कि सिग्नल मिलते ही ट्रेन चलने लगेगी। यहाँ पे मेन फोकस हमारा टाइम पर है, यहाँ पे मेन फोकस कंडीशन की बात हो रही है, हार्ड वर्क करने की कंडीशन। यहाँ पे जो है उस टाइम की बात हो रही है, सिग्नल मिलने का जो टाइम है उस टाइम से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे अनटिल यूज होगा। अब अनटिल और अनलेस के साथ हम नॉट नहीं यूज करते, ये हमारा सेकंड रूल है। अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, अगर ऐसा हम लिख दे तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि तुम अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे तो तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये गलत हो जाएगा ना, तो अनलेस के साथ हम नॉट नहीं यूज करते, ठीक है। अब देखिए, अंटिल द सिग्नल टर्न्स ग्रीन नो वन विल क्रॉस रोड, जब सिग्नल हरा नहीं हो जाता जब तक, तब तक कोई रोड क्रॉस नहीं करेगा, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। नॉट अंटिल द सिग्नल टर्न्स नॉट ग्रीन, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा सेंटेंस है, ये ऐसा नहीं यूज होगा, ये बताना है यहाँ पे कि अंटिल के साथ हमने डज नॉट यूज कर दिया। इसका मीनिंग क्या हो गया, जब तक सिग्नल ग्रीन नहीं होता, मतलब अंटिल का मतलब, अंटिल में ही जो निगेटिव सेंस है ना, जब तक नहीं होता, ये उसके अंदर ही आ जाता है मीनिंग, तो उसके साथ अगर हम ये यूज करेंगे डज नॉट, तो वो रिपीटेड मीनिंग हो जाएंगे। यहाँ पे ये रिडंडेंसी या फिर उसको निगेटिव का निगेटिव बना दे रहा है, तो ये गलत है। अंटिल के साथ नॉट मत यूज करिए, सिर्फ लिखिए अंटिल द सिग्नल टर्न्स ग्रीन नो वन विल क्रॉस द रोड, ये करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। समझ आ रही है बात। अंटिल अनलेस वाली जो सेंटेंस होता है, ये जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट की बात नहीं कर रही, यहाँ पे नो आ गया ठीक है चलेगा। ये जो क्लॉज होता है अंटिल वाला, अनलेस वाला, इसके साथ हम नॉट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल है हमारा डाउट
जब हमें कोई डाउट होता है ना, तब हमें किस टाइप से सेंटेंस फ्रेम करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ना पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, जब पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं ना तब हम इफ या वेदर का यूज करते हैं, और जब निगेटिव सेंटेंस हो या इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगता है ना, वेयर आर यू, हु आर यू, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसमें हमेशा दैट यूज करना। कैसे? ही डाउट्स वेदर शी विल हेल्प हिम, उसे डाउट है कि वो उसकी मदद करेगी या नहीं। अब शी विल हेल्प हिम, उसे डाउट है कि वो मदद करेगी क्या, मेरी बात, मेरी मदद करेगी क्या। ये जो सेंटेंस है ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस कब होता है? जब हम नो, नॉट, नेवर, नेदर, नॉन, इस टाइप के जो निगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं ना, वो सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है। कि इस सेंटेंस में आपको कोई भी ऐसा वर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में हम इफ या वेदर यूज करते हैं। यहाँ पे इफ भी लिखा होता ना तो भी सही होता है। ही डाउट्स इफ शी विल हेल्प हिम, उसे डाउट है कि वो उसकी मदद करेगी क्या। तो इफ वेदर यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव नो डाउट दैट ही इज ऑनेस्ट। यहाँ पे नो यूज हो गया, मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो ईमानदार है करके। वो ईमानदार है इस बात में मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई शक नहीं है इस बात पे। अब यहाँ पे नो दिख गया हमें, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में हम दैट यूज करते हैं। यहाँ पे अगर आपको इफ या वेदर दिख जाए तो इसी पार्ट को एरर में मार्क कर दीजिएगा, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दैट यूज कर लीजिएगा, या फिर फिल इन द ब्लैंक हो उसमें ये तीनों ऑप्शंस आपको दिख जाए तो आप दैट यूज करो। समझ आ रही है चीजें? क्लियर है? यही सारे रूल्स थे, पूरे हमने 13 रूल्स पढ़े हैं। काफी मैंने एक्स्ट्रा के रूल्स यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए, हमने 15 से ज्यादा ही रूल्स पढ़े। एक ही रूल में कई बार हमने दो दो तीन तीन रूल्स पढ़े हैं। सो काफी सारे रूल्स थे, मुझे नहीं लगता ये रूल्स के अलावा भी और रूल्स है ऐसा नहीं है, बट आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने सब लाए हैं। तो अगले जब सेशन में हम एमसीक्यूज करेंगे तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई एमसीक्यू होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आप नहीं कर पाओगे। सारे रूल्स मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। इन सारे रूल्स में हमने जो जो कंजंक्शन पढ़े हैं वो कंजंक्शन आपको कहीं दिख जाए और उससे रिलेटेड रूल आपको ना आए तो फिर मुझे बताइएगा। सारे रूल्स मैंने कवर किए हैं और मैं काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ये सेशन आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। वो तो आपके कमेंट सेक्शन में आपके लाइक से पता चल ही जाएगा, शेयर से। बट स्टिल क्योंकि ना ये सारे रूल्स आपने देखे होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाएगा। सो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप सबका रिस्पॉन्स देखने के लिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। और उसमें भी मैं एक्साइटेड रहूंगी क्योंकि मुझे वहां पे श्योरिटी रहेंगी कि आपने ये वीडियो देखा है और इस पर बेस वहां पे आप सारे एमसीक्यू सही करने वाले हो, और फिर एग्जाम में भी आप सारे सही करोगे और फिर सब इंस्पेक्टर बन जाओगे। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।